नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम अपने डेली लेक्चर के माध्यम से MCQ क्वेश्चन के थ्रू एम लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज डे 6 के लेक्चर के अंदर हम एम लक्ष्मीकांत पुस्तक के चैप्टर नंबर 30 से 37 तक के चैप्टर्स को MCQ फॉर्म में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए आज के क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? पहला ऑप्शन है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। बी ऑप्शन लिखा हुआ है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 और भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ। तो इसमें पूछा गया है राज्य का संविधान कौन से भाग को कहा जाता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका बी विकल्प भाग 6 आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237 इस वाले पार्ट को संविधान के अंदर राज्य का संविधान माना जाता है, जबकि भाग 5 यानी पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू 151 यह संघ से संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख करता है। जबकि इसी में जो ये भाग 8 है इसमें 239 से 242 तक का जो अनुच्छेद है ये यूटीज के संबंध में प्रावधान करते हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज के संबंध में। और भाग 9 आर्टिकल 243 टू 243 ओ यह पंचायत से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का विश्लेषण करता है, उल्लेख करता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ विकल्प बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र की तरह राज्यों में भी अपनाया गया है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से राज्यों के अंदर राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। अब आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप आंसर करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऐसा उसके अलावा जब आपको आगे बढ़ना है तो इसमें पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 155 के अंतर्गत आप देखेंगे और 153, 154, 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब आपको इसमें जानना है कि 153 का जो प्रावधान है वो आपको बताता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है। 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि एक ही राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का साझा राज्यपाल हो सकता है। अब आर्टिकल 154 की तरफ देखेंगे अगर, तो यह बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो इस प्रकार से इस विकल्प में इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प डी यानी 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 153 के अंतर्गत राज्यों का राज्यपाल होगा, इससे संबंधित प्रावधान है। हमने आपको बताया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा साझा राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। और उसी प्रकार से 154 की तरफ जब हम जाएंगे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? हम अपने पूर्ववर्ती लेक्चर के अंदर संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान देख चुके हैं। अब इसमें बताया राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसमें राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होता है, मंत्रिपरिषद इसमें शामिल रहती है और एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता भी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से ये चारों के चारों राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होते हैं।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प डी होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम इससे पूर्व में 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 29 तक के चैप्टर्स को MCQ के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत डिटेल्ड में। आप लोगों को, जिन लोगों ने भी इस लेक्चर को सुना है, उन्हें पता होगा कि हम 35 क्वेश्चन PDF फॉर्म में लेकर आते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम ऑलमोस्ट लगभग 80 to 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो 40 से 45 मिनट के अंदर हम 100 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस करते हैं, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पिछले लेक्चर्स की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करें और पिछले लेक्चर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि भारत में भारतीय संविधान है, उसमें राज्यपाल के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की बजाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर राज्यपाल का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह जो प्रावधान है मनोनीत करने का, यह किस देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प में दिया गया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल को मनोनीत करने का प्रावधान लिया है, जबकि USA के संविधान में इसके जो प्रावधान है वहाँ पर राज्यपाल का चुनाव होता है, लेकिन भारत के अंदर राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। इसका चुनाव न होना और मनोनीत करने वाला प्रावधान अपनाना संसदीय व्यवस्था के अनुरूप बनाए रखने के लिए यह प्रावधान चुना गया। और भी कई कारण मेंस के लेवल पर हैं, यहाँ इतनी डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राज्यपाल के संबंध में हमें गलत कथन बताना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें बोला गया है 156 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब ये देखना है कि ये जो प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्या वो 156 आर्टिकल में लिखा गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, क्या वो 159 के अंदर लिखी गई है। 154(1), क्या राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह बात भी हमने क्वेश्चन में देख ली है ऊपर, लेकिन बस मैच कराना है कि क्या ये इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत ये वाले प्रावधान देखने को मिलते हैं, या ये प्रोविजन इन आर्टिकल के अंदर है या नहीं। 4th नंबर पे डी में दिया गया है 164(1), मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह बात आपको यहाँ पर गलत मिलती है कि मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यह गलत हो जाता है। इस गलत होने की वजह से इस क्वेश्चन का यह आंसर है, लेकिन ये तीनों विकल्प सही मिले हुए हैं। इन आर्टिकल्स को आपको याद कर लेना है। वो 164 के अंतर्गत क्या दिया गया है, इसको अपोजिट कर लो। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हमने आपको बताया था जब हम संघीय सरकार वाला चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें आर्टिकल था एक 80 सब क्लॉज 3। इसमें हमने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन होता है, और वो होता है आपका कला, विज्ञान, समाज सेवा और एक प्रावधान और है उसमें, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन होता है। उसी प्रकार से विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों का मनोचयन होता है, यह बात आपको बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6। यह प्रिंटिंग का थोड़ा सा इशू है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6, वो यहाँ तक आ गया है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/12 या नन ऑफ दी अबव।
तो इसमें हम देखेंगे तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 जो सदस्य है उसका विधान परिषद के सदस्यों का राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें जो आंसर हुआ वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन बताना है हमको। राज्यपाल के संबंध में पहला विकल्प है संविधान में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया जहां राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर काम करे, और संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने का आधार वर्णन किया गया है। तो इसमें हमें सही कथन बताना था। पहला हमें देखने को मिलता है संविधान में उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए इसका जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, यह बात आर्टिकल 200 में लिखी गई है। और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है जो संविधान के द्वारा उसे प्रोवाइड की गई है, जबकि संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने का आधार का वर्णन देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार से यह तो गलत हो गया। तो यहाँ सही कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में हमें गलत कथन बताना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के संदर्भ में संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पहला विकल्प गलत बताना है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। विश्लेषण करें और इनको यदि हम देखें तो इसमें गलत कथन के तरफ जाएंगे तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित करता है विधानसभा में उसके बहुमत पर। यदि विधानसभा में मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त है तब तक उसका शासन रहता है, और जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है या वो अपना विश्वास खो देता है तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है। इस प्रकार से 2 नहीं है। और ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है कि संविधान में नियुक्ति और उसके निर्वाचन की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, ऐसा हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल जो 164 है इसमें बस इतना कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की क्षमता रखता होगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ऐसा राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने दिया। यह एक स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया ये बताना है हमको। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। यह जो स्टेटमेंट है वो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा दिया गया था। सरोजिनी नायडू जी के संदर्भ में हमें आप ये जान लेना है कि यह न केवल यूपी बल्कि देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें बोला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो हमने अभी ऊपर ही आपको बताया कि ये संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति उसको प्राप्त है, राज्यपाल को किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। हमने आपको ऊपर बताया, उसमें हमने आपको आर्टिकल भी बताया। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 200 के तहत। अब हम आप लोगों को होमवर्क के लिए 213, 202, 163 इन तीनों को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 को कमेंट सेक्शन में आपको 3 जो आर्टिकल दिए गए ये किससे संबंधित है उनके प्रावधान आपको एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह वाला जो क्वेश्चन है ये हम संघीय व्यवस्था जब पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें जो आंसर है वो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जो 2003 का संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि जो मंत्रियों की संख्या होगी वो
विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसमें साथ ही यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि मिनिमम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इसमें दिल्ली को एक्सेप्शन रखा गया है, जहां पर 7 मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री सहित। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाएंगे। उसमें पूछा गया है राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसके संदर्भ में हमें सही कथन बताना है। पहला आपसे बोला जा रहा है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो राज्य विधान सभा के प्रति होता है। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत को भी दर्शाया है। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। 164 में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 164 ऊपर बताया था कि जो मुख्यमंत्री है और मंत्री, इनका जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व इनका राज्य विधानसभा के प्रति होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इनको निष्कासित किया जा सकता है। इस प्रकार से सही कथन होता है दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें पूछा गया है राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसको है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान देखने को मिलता है, वैसा ही 5 अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन करें। देखेंगे कि द्वितीय सदन में विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसको है। तो आर्टिकल 169 है इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भारतीय संसद है, यह यदि कोई राज्य विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है विशेष बहुमत से, तो विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है और संसद उसे साधारण बहुमत से अनुमोदन करती है, तो संसद यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसमें उसका निरसन कर सकती है, और यदि वहां पर नहीं है तो वहां पर उसको स्थापित कर सकती है। यानी यदि कहीं किसी राज्य में विधान परिषद है और यदि वो हटाना चाहते हैं तो वो भी संसद के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और वो वहां स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी संसद के माध्यम से ही किया जाएगा, संसद के द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 169 के अंतर्गत दिया गया है। स्पष्ट रूप से 2 अंतर आप लोगों को जान लेने हैं कि जब पार्लियामेंट इसमें जब विधानसभा में वो बहुमत प्रस्ताव पारित होगा वो विशेष बहुमत से होगा, और जो पार्लियामेंट में होगा वो साधारण बहुमत से होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम यानी अधिकतम और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को जानकारी होगी, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमने जब केंद्र सरकार वाला चैप्टर लेक्चर किया था तो उसमें आपको बताया था कि लोकसभा के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के विधानमंडल के लिए भी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें किसी एक क्षेत्र के लिए इसे निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और इसके लिए किसी एक को प्रतिनिधि चुना जाता है जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो आर्टिकल 170 के अंदर जो मैक्सिमम संख्या है वो 500 है और मिनिमम संख्या है वो 60 है। 500 और 60 मैक्सिमम और मिनिमम है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन देखने को हमें मिलते हैं, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और पुडुचेरी है। इनमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर 60 से कम सीट है, लेकिन सामान्य प्रावधान ये दिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है राज्य विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के माध्यम से 25 जनवरी 2030 तक की गई है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2030 तक अभी लागू है। यह किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई है। 101वें संशोधन, 102वें संशोधन, 103वें संविधान संशोधन और 104वें संविधान संशोधन। हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं। तो इसका जो प्रावधान है वो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है, जबकि 102वें संविधान संशोधन का संबंध नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से है। 101वें संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है। 103वें का ईडब्ल्यूएस से है।
ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। और जो ये आरक्षण का प्रावधान है वो हमने आपको बताया था आर्टिकल 330 से 31, 331, 332, 333, ये 30 और 32 में, यहाँ पर संसद में और यहाँ पर विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, और 31 और 33 में यहाँ पर एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, लेकिन इस 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, आप लोग याद रखेंगे। ये प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में स्थानों होना चाहिए, यहाँ पर स्थानों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब बस याद रख लेना है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यथावत रखने का प्रावधान किया गया है, तो वो यहाँ से याद कर लेना कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा कब तक का करा गया है, तो वो आपको याद रखना है 2026 तक के लिए किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ विकल्प सी 2026। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है साधारण विधेयक के संबंध में राज्यों के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करने वाली स्थितियों का चयन करें। जिन राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद है उनमें यदि कोई साधारण विधेयक प्रस्ताव के लिए आता है तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब उन दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। पहला विकल्प दिया है जब विधान परिषद यानी उच्च सदन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकृत ना हो, पहला विकल्प। दूसरा, जब विधान परिषद विधेयक को 3 माह तक पारित न करे। तो ये दोनों ही विकल्प सही लिखे हुए हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प सी होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर गतिरोध के संबंध में चर्चा करें आपसे, गतिरोध यदि संसद में होता है साधारण विधेयक के संबंध में, तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। इसमें ज्वाइंट सेशन, लेकिन यदि राज्य विधानसभा के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के बीच में गतिरोध होता है, तो यहाँ विधानसभा की जो अधिकार हैं, विधानसभा अधिक प्रभावी होती है। विधानसभा अधिक प्रभावी होती है। विधान परिषद को पहली बार में 3 माह और इसके बाद यदि विधानसभा दोबारा से उसी विधेयक को पारित करके भेज देती है तो विधान परिषद 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार से अधिकतम मैक्सिमम जो अवरोध है विधान परिषद के द्वारा वो 4 माह तक किया जा सकता है। उसके बाद उस विधेयक को विधानसभा के मान्यता के अनुरूप पारित हुआ मान लिया जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो विकल्प सी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें हमको गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ राज्य दिए गए और विधानसभा में सदस्य संख्या दी गई है। हाल ही में इनमें चुनाव संपन्न हुए हैं। इस संदर्भ में यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना के अंदर 119 सीट, मध्य प्रदेश के अंदर 235 सीट, राजस्थान के अंदर 200 सीट और छत्तीसगढ़ के अंदर 90 सीट। तो छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में 200 सीट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तेलंगाना में 119 है, ये सही है। यहाँ पर 235 ना होकर 230 सीट्स हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आज का 20। गलत युग्म का अगेन चयन करना है हमको। अनुच्छेद दिया गया है, प्रावधान दिए गए हैं। 194 अनुच्छेद के अंतर्गत सदनों तथा उसके सदस्यों एवं समितियों होना चाहिए, समितियों के विशेषाधिकार। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। 178 के अंदर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और 213 के अंदर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये 213 बिल्कुल सही लिखा गया है, इसमें अध्यादेश जारी करने की ही शक्ति लिखी गई है। जबकि 194 सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार के संबंध में बात लिखी गई है, बिल्कुल सही है। 202 राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में है। केंद्र का जो वित्तीय विवरण है वो किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर से बताएंगे। जब आप हमें कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और इस लेक्चर का जो आनंद उठा रहे हैं।
हमसे जो जुड़ाव महसूस करेंगे। जब ये कम्युनिकेशन टू वे हो जाएगा तभी ऐसा महसूस होगा कि आप लोग इस लेक्चर सीरीज का लाभ लेने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, केवल टाइम पास करने के लिए हमारे साथ नहीं है। इसके अलावा जब हम देखेंगे इसके आंसर की तरफ, तो ये आंसर है इसका विकल्प सी। 178 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति नहीं होते हैं, क्योंकि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संबंध में जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 182 के अंदर, आर्टिकल 182 के अंदर। जबकि 178 के अंदर हम देखेंगे कि विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में प्रावधान देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में सही कथन बताना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 62 वर्ष की आयु तक वे पद पर रहते हैं। ये जो न्यायाधीशों की न्यूनतम आय की सीमा है, ये ना तो हाई कोर्ट के लिए है ना ही सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसलिए ये विकल्प सही है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में ये 62 वर्ष की आयु तक वे पद पर रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं वो 65 ईयर तक रहते हैं। इस प्रकार से इसका जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प सी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा एवं दादर और नगर हवेली का कार्यक्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ इसमें बताया गया है कि गोवा और दादर नगर हवेली का कार्यक्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। गुजरात उच्च न्यायालय, केरल, कर्नाटक, मुंबई। तो ये गुजरात के भी पास है, कुछ लोग यहाँ जा सकते हैं। केरल तो थोड़ा दूर है। कर्नाटक, अगर कंफ्यूजन होगा तो गुजरात और मुंबई के अंदर होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है डी, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा और दादर नगर हवेली को शामिल किया जाता है। इसके जो मुंबई उच्च न्यायालय है उसमें गोवा और दादर नगर हवेली का कार्यक्षेत्र आता है। और साथ ही साथ इसकी जो खंडपीठ है मुंबई उच्च न्यायालय की, वो नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में भी है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। और ये उन उच्च न्यायालयों में से एक उच्च न्यायालय है जिनकी स्थापना 1862 में की गई थी। इसके अंदर 2 और उच्च न्यायालय हैं जो हम पहले बता चुके हैं, इन्हें आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के हमें प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें बोला गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एक ही उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए हो जाए, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यह प्रावधान आपको 231 अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। जबकि 214 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान देखने को मिलता है 214 में। 215 में उच्च न्यायालय जो है इनको अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे आज का इस प्रकार से, यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 231। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग 14A किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। पहले तो ये जान लेना है कि जो भाग 14A है इसको जोड़ने का जो सिफारिश है वो किस समिति के द्वारा की गई थी, तो वो समिति थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है यह आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। 25वें और 44वें और 52वें संविधान संशोधन के संबंध में हम डिस्कशन ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। हम आर्टिकल जो भाग 14A है इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं, एक आर्टिकल है 323A, एक आर्टिकल है 323B। जो आर्टिकल 323A है इसमें प्रशासनिक मामलों से संबंधित ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और इसके अंतर्गत अन्य मामलों से संबंधित ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें हमसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल
के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सही कथन पूछा जा रहा है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय लोक सेवाएं, केंद्र के अधीन नागरिक पद और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। बी में बोला गया है सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारी इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। यहाँ दो बातें ध्यान रखना है, सैन्य सेवा के सिविल कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जबकि सैन्य सेवाओं के सदस्य और अधिकारी इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, संसद के सचिवालय के कर्मचारी इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो विकल्प सी 1 और 2। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में सही कथन। फिर से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रिया से बाध्य है, यानी सिविल प्रोसीजर एक्ट जो 1908 का है, इसके प्रावधानों के अनुसार ही ये अपना न्याय निर्णय करेंगे, ऐसा बात फर्स्ट में बोला गया है। अभ्यर्थी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। अभ्यर्थी को केवल 50 रुपये नाम मात्र की शुल्क देना होता है। तो इसमें जो हमें बताना है सही कथन, तो इसमें जो सही कथन है ये थर्ड वाला कथन बिल्कुल सही लिखा है कि केवल 50 रुपये मात्र शुल्क देना होता है और स्वयं या अपने वकील के माध्यम से इसमें प्रस्तुत हो सकते हैं। लेकिन ये जो बात लिखी गई है कि 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य है, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ये नेचुरल जस्टिस के आधार पर अपना न्याय निर्णय करते हैं। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन देखेंगे हम 27। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। जिला न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त होना है तो उसमें किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान देखने को मिलता है। इसमें आपको बताया गया है कि वह संघ या राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, उसे कम से कम मिनिमम 7 वर्ष का अधिवक्ता एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए और उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये तीनों ही जो बातें लिखी गई हैं ये आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग सही लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से इसका पूछा क्या था, किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह संघ या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की। डी विकल्प इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे आज का। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक कल्याण संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनमें इस प्रकार का एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान देखने को मिलता है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? 39, 39C, 39(2) और 39A। यह प्रावधान 39A के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसकी जो क्रियान्वयन, इस अनुच्छेद के जो प्रावधान है निःशुल्क कानूनी सहायता के, इसके क्रियान्वयन के लिए ही कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 का एक अधिनियम लाया गया। 1987 का एक कानूनी सेवा प्राधिकरण का अधिनियम लाया गया जो सबसे पहले 1995 में लागू किया गया। तो इसका जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल 39A में देखने को मिलता है। अब हम आज के क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हम आप लोगों के साथ एक डिटेल डिस्कशन सीरीज लेके चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हम आज इन सीरीज को बड़ी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम और
आने वाले सुधारों को इसमें शामिल कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम तैयार कर सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें आपसे लोक अदालत के संदर्भ में पूछा जा रहा है। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। दूसरा, प्रथम लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी। अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर, ये बाध्यकारी लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना आप, ये बाध्यकारी लिखा हुआ है, बाध्यकारी होगा। फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसमें जो पहला विकल्प लिखा गया है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, यह बात बिल्कुल सही है। और लोक अदालत 1982 में गुजरात में आयोजित हुई थी, ये फैक्चुअल बात है, यह बिल्कुल सही है। और इसका जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और कोई अपील नहीं की जा सकती है लोक अदालत के विरुद्ध। इस प्रकार से इसका जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें आपको फैमिली कोर्ट से संबंधित अधिनियम जो है 1984 का, इसके संबंध में, इसकी विशेषताओं के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। यह समझौता वाले चरण में समाज कल्याण एजेंसियों तथा सलाहकारों के साथ ही चिकित्सकीय एवं कल्याण विशेषज्ञों के सहयोग का भी प्रावधान करता है। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 का है। इसमें प्रावधान किया गया है कि सर्वप्रथम जो परिवार न्यायालय है वो समझौता कराने का प्रयास करेगा, और समझौता अगर किसी परिस्थिति में नहीं हो पाता है तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प 1 सही हो गया। विकल्प 2 में परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल और केवल उच्च न्यायालय में एक बार ही की जा सकती है। केवल शब्द आते ही आप लोगों को अलर्ट हो जाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर केवल शब्द सही है। कभी अधिकांश समय यह केवल या एक्सट्रीम वर्ड जो भी आएगा वो गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात सही लिखी गई है। थर्ड नंबर पे आपसे बोला गया है कि यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। तीनों के तीनों विकल्प सही लिखे गए हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। आगे देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत शामिल विशेषताओं का चयन करें। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का है, यह बात आपको जान लेना है। इसकी क्या विशेषताएं यह भी जान लेना है। यह फौजदारी और दीवानी, क्रिमिनल और सिविल दोनों न्यायालयों की शक्ति का उपभोग करेगा। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। ग्राम न्यायालय की पीठ मध्यवर्ती पंचायत, यानी पंचायत का जो ये स्तर है, ग्राम स्तर का, मध्यवर्ती और जिला स्तर का, तो इस स्तर पर इसकी पीठ का मुख्यालय होगा। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक बोला जाता है। थर्ड नंबर पर फौजदारी और दीवानी मामलों की अपील क्रमशः सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय, यानी जो फौजदारी मामलों की अपील होगी वो सत्र न्यायालय में होगी और दीवानी मामलों की जो अपील होगी वो जिला न्यायालय में होगी, दाखिल होगी। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। इसमें तो तीनों बातें सही लिखी गई हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। आगे यह है कि ये जो अपील का प्रावधान किया गया है, इसमें एक शर्त और जोड़ी गई है कि 6 माह के अंदर इस अपील का निस्तारण सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक शर्त जोड़ी गई है। अब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे 32 को। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 370 जे तक कितने राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहले तो आपको ये जान लेना है कि भाग 21 किससे संबंधित है, तो कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल हैं, तो 371, 371 से 370 जे तक के आर्टिकल हैं। इसमें कितने राज्य शामिल हैं, तो आप हमें बताएंगे। ये 10, 11, 12 या 13, तो इसमें 12 राज्य शामिल किए गए हैं। कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं इसमें, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, असम है, और नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, सिक्किम है, मिजोरम है। कुल मिला के 12 राज्य। आर्टिकल 30 क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाएंगे। इसमें आपसे पूछा गया है नागालैंड के एक जिले के लिए 35 सदस्य वाली परिषद की स्थापना किसके द्वारा किए जाने का प्रावधान है। नागालैंड में एक जिला है कोई, जिसमें 35 सदस्यों वाली एक परिषद की स्थापना की जाती है। ऐसा प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, यानी कौन, किसको अधिकार प्राप्त है कि वो
35 सदस्यीय परिषद का गठन करे। तो यह अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। नागालैंड का एक जिला है तुएन सांग, ये सही से नहीं लिखा गया, 1 मिनट। ये तुएनसांग जिला है नागालैंड का, इसके अंदर 35 सदस्यीय एक परिषद की स्थापना का प्रावधान है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस जिले की संबंध में यह जो सदस्य जो ये परिषद बनती है, तो इस जिले में जो विधायक चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से न चुने जाकर तुएनसांग जिले में ये 35 सदस्यीय जो परिषद है इसके द्वारा ही इसमें विधायकों का चुनाव होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आंध्र प्रदेश के लिए संसद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है। यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 371, 371D, 371E, 371H। तो यह प्रावधान 371E में दिया गया है। जबकि 371D और H का संबंध किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें आपसे गलत युग्म के संबंध में पूछा गया है, अनुच्छेद दिए गए, संबंधित राज्य दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी आयोग अक्सर पूछता है, आगे भी पूछने की संभावना रहेगी। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। कर्नाटक संबंधी प्रावधान 371J में दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के 371H में दिए गए हैं, सिक्किम के संबंध में 371F में दिए गए हैं, मिजोरम का जो है वो 371C में दिया गया है। यही गलत दिया गया है क्योंकि मिजोरम का जो प्रावधान है वो 371G के अंतर्गत देखने को मिलता है, जबकि 371C के अंतर्गत हमको मणिपुर के संबंध में प्रावधान देखने को मिलता है। मणिपुर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की हमारी जो डिस्कशन है वो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे लगातार शेयर करते रहें और अधिक से अधिक ताकि अधिक से अधिक लोगों का इससे लाभ हो सके। और आप ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।